दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य शासन सत्ता स्थापित करता है, उसके बाद उसका लड़का राजा बनता है, फिर अशोक शासन सत्ता संभालता है। इसकी जानकारी हमें जो साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से पता चली और कुछ पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से पता चली। आज हम लोग इस क्लास में अशोक के जो अभिलेख हैं, जहां से कई बार पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं, अशोक के अभिलेखों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अशोक का अभिलेख लिखने की जानकारी कहां से प्राप्त हुई, या हम यूं कह सकते हैं कि अशोक ने अभिलेख लिखने की कला सीखी कहां से। तो ईरान के शासक डेरियस, उनके नकल करके भारत में अभिलेख लिखवाने की परंपरा सर्वप्रथम अशोक ने शुरू किया। डेरियस कहां के थे? ये हक्कामनी वंश के शासक हैं, ईरान के हक्कामनी वंश के शासक थे। भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखवाने की परंपरा जो है, या अभिलेख लिखवाने की शुरुआत अशोक ने किया। अशोक बहुत चालाक आदमी था। ये अभिलेख जब लिखवाता था तो ये इस बात का ध्यान रखता था कि किस क्षेत्र के लोग कौन सी भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी भाषी वाले अभी जाके हिंदी भाषा में अगर ये अभिलेख बंगाल में लिख दिया जाए तो बंगाल के लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अशोक ने क्या किया कि जो भाषा लोग समझते हैं, जहां आसानी से लोग उस भाषा के बारे में जानकारी रखते हैं, उस भाषा का अभिलेख लिखवाया। जैसे हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में उसने ग्रीक एवं अरमाई भाषा में लिखवाया। अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो खरोष्टी लिपि में लिखवाया। अगर बात करें भारत की तो भारत में वो ब्राह्मी लिपि में लिखवाया। इस तरीके से अशोक जो है एक चीज का ध्यान रखता था कि जो है कौन सी भाषा लोग आसानी से समझ सकते हैं, वो अभिलेख उसी भाषा में उस जगह के लिए लिखवाता था। अब यहां से एक प्रश्न बनता है, कभी कभी पूछता है कि सबसे पहले भारत में अभिलेख लिखवाने की परंपरा किसने शुरू की? अभिलेख अशोक ने सर्वप्रथम भारत में अभिलेख लिखवाए। अशोक ने सर्वप्रथम भारत में अभिलेख लिखवाए। भारत में अभिलेख लिखवाए। ये जो भाषा का ध्यान रखता था, जैसे हम कह सकते हैं कि ग्रीक और अरमाइक भाषा में, अरमाइक भाषा का जो अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ हमको? ये अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान। अगर हम कहें ब्राह्मी लिपि वाला, तो ब्राह्मी लिपि ये भारत से हमको प्राप्त हुआ। अगर हम कहें कि खरोष्टी लिपि के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं, तो खरोष्टी लिपि का जो है अभिलेख ये पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। यहां से एक चीज और हम थोड़ा सा जानकारी के लिए अपने देख लेते हैं कि ये खरोष्टी लिपि है जो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं लिखी जाती है। कौन सा ऐसी भाषा है कि जो दाएं से बाएं लिखी जाती है? सही बात है, ये उर्दू भी जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। उर्दू भाषा जो है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। अभिलेख, ये कह रहे हो ना, अभिलेख। अभिलेख पत्थर पर लिखने की कला को अभिलेख कहते हैं। कोई भी चीज हो, एक पत्थर, बड़े से पत्थर पर लिख दिया जाए, अगर बड़ा पत्थर है तो उसको हम कहते हैं शिलालेख। मतलब शिला मतलब बड़ा पत्थर, शिलालेख। अगर वो किसी शेप में है, जैसे पतला सा है, तो उसको कहते हैं स्तंभ लेख। अगर वही चीज भी दीवारों पर लिख दिया गया हो, जैसे इस पर है, इस पर लिख दिया गया है, तो इसको कहते हैं भित्ति लेख। अगर यही चीज किसी गुफा में लिख दिया गया हो तो इसको कहते हैं गुहा लेख। तो अभिलेख का मतलब है पत्थर पर लिखने की कला। पत्थर पर लिखने की कला को ही हम लोग अभिलेख कह सकते हैं। पत्थर पर लिखने की कला को अभिलेख कहते हैं। एक विद्वान थे D.R. भंडारकर। विद्वान है D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर ने क्या किया कि अभिलेखों के माध्यम से अशोक का पूरा इतिहास लिखने का प्रयास किया। D.R. भंडारकर ये क्या करते हैं कि अभिलेखों के माध्यम से ही, केवल अभिलेखों का सहारा लेके, अभी हम लोगों ने देखा था कि ये मौर्य वंश के बारे में जो साहित्यिक स्रोत भी के माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन D.R. भंडारकर ने क्या किया कि केवल अभिलेखों का सहारा लिया और अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। अशोक का इतिहास जो है, इन्होंने कहा कि हम केवल जो है अभिलेखों के माध्यम से ही इतिहास लिखेंगे। किसका लिखेंगे? अशोक का पूरा इतिहास लिखने का प्रयास किया।
अशोक के अभी तक जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं कुल लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कुल लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख अशोक लिखवाता क्यों था? जैसे अभी आप लोग कहा कि अभिलेख क्यों लिखवाता था, तो अशोक अपनी बात पहुंचाने के लिए, अशोक अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, जो भी उसके मन में था कि अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचाई जाए, तो वो अभिलेखों के माध्यम से ही अपनी बात जनता तक पहुंचाता था। अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटते हैं। अशोक के शिलालेखों को हम 3 भागों में बांटते हैं। अभिलेख जो है इसके, पहला हो गया शिलालेख, शिलालेख। दूसरा हो गया स्तंभलेख, स्तंभलेख। तीसरा हो गया गुहालेख, गुहालेख। इन शिलालेखों को भी 2 भागों में बांट देते हैं। इन शिलालेखों को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? दीर्घ शिलालेख जो बड़ा वाला है, दीर्घ शिलालेख। दूसरा जो है लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। इसी तरीके से स्तंभ लेख को भी 2 भागों में बांटते हैं। एक दीर्घ स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख, और दूसरा जो है लघु स्तंभ लेख। इन शिलालेखों की संख्या कुल कितनी है? शिलालेखों की संख्या जो है 14 है। शिलालेख की संख्या 14, ये 14 है। स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? स्तंभ लेख की संख्या 7 है। स्तंभ लेख की संख्या जो है 7 है। गुहा लेख की संख्या कितनी है? गुहा लेख की संख्या 3 है, ये 3 है। हम देखते हैं कि जो ये शिलालेख 14 है, इसमें अशोक ने क्या लिखवाया है, जिसके माध्यम से हमको, अभी हमने पीछे ही देखा कि ये अपनी बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता था शिलालेखों के माध्यम से। अब हम देखते हैं कि जो शिलालेख 14 है उसमें इसने क्या बात जो है जनता के बीच प्रेषित करने का प्रयास किया। जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम जानकारी हमको किसने दिया? अशोक के अभिलेखों का ये संग्रह तैयार करवाया, एक विस्तृत रूपरेखा दी, किसने दिया? या हम यूं कह सकते हैं कि जो ये अशोक के शिलालेख है इसको सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया? तो अशोक के अभिलेखों को 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम टिफेंथलर महोदय ने खोजा। 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में टिफेंथलर महोदय ने खोजा। कौन सा अभिलेख खोजा था? ये सबसे पहले दिल्ली मेरठ अभिलेख को पता लगाए थे। दिल्ली मेरठ अभिलेख का जो है टिफेंथलर महोदय ने पता लगाया। अशोक के इन अभिलेखों को, अशोक के अभिलेखों को, अशोक के जो अभिलेख हैं इनको पढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब मिली? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। कौन सा अभिलेख था? यह दिल्ली टोपरा अभिलेख था। दिल्ली टोपरा अभिलेख को जो है जेम्स प्रिंसप ने सर्वप्रथम पढ़ा था। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके थे। इन अभिलेखों का एक संग्रह तैयार करवाया 1879 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता, क्या नाम उनका? बिल्कुल, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1879 ईस्वी में इन अशोक के अभिलेखों का एक संग्रह तैयार करवाया। किसमें करवाया? कापर्स इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम में। इन्होंने सबसे पहले उसका जो है एक संग्रह करवाया। कब? 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में कौन करवाया? भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता। हम यूं लिखेंगे तो एक बार पुनः याद हो जाए, भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता, विभाग का जन्मदाता कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो संग्रह बनवाया किसमें करवाया? कापर्स इंस्क्रिप्शनम
इंडकेरम में संग्रह करवाया इस जो है अशोक के अभिलेखों को। अशोक के जो अभिलेख थे, जो इसने अभिलेख लिखवाए 1 से 14 तक, उसमें इसने किस चीज का वर्णन किया? जैसे अभी हम लोगों ने पीछे ही कुछ ही समय पहले देखा कि ये अपनी बात जनता के बीच पहुंचाता था। तो सबसे पहले अभिलेख में इसने क्या कहा कि ये जो जीवों की हत्या है इसको रोका जाए। जैसे काफी पहले क्या था, काफी मात्रा में जीवों की हत्या होती थी, तो इसने कहा कि जो जीव हैं इनकी हत्या नहीं की जाएगी। अगर किसी चीज को अगर हम एकाएक रोक देंगे तो उस पर लोगों को काफी ऐतराज हो गया। तो इसने कहा कि कुछ जीवों की हत्या की जा सकती है, लेकिन बाकी जो जीव हैं उनकी हत्या नहीं की जा सकती। दूसरे इस शिलालेख में इसने क्या कहा कि चाहे मनुष्य हो या जीव, सभी को जो है चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। तीसरे में ये क्या कहता है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, जैसे राजूक हैं, प्रादेशिक हैं, या ये जो धर्म कार्य को बढ़ावा देने वाले अधिकारी हैं, ये प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है ये धर्म को प्रेरित करने के लिए, धर्म को प्रेरित करने के लिए जनता के बीच में जाएंगे। चौथे अभिलेख में क्या कहता है कि अब हम जो है, अर्थात राजा अशोक, ये जो है अब भेरी घोष की जगह धम्म घोष का पालन करेगा। 5वें में ये कहता है, 5वें अभिलेख में, कि अगर धर्म कार्य को बढ़ावा देने के लिए, ये 5वें अभिलेख में धर्म कार्य को बढ़ावा देने के लिए 5वें अभिलेख में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्त कर देता है। 6ठे अभिलेख में ये क्या करता है कि कहता है कि चाहे मैं कहीं भी रहूं, शयनागार में रहूं, क्रीड़ागार में रहूं, या मैं कहीं जंगल में शिकार खेलने जाऊं, कहीं भी रहूं, लेकिन प्रजा के कार्यों को मुझे अगर कोई समस्या है या कोई बात पहुंचानी है तो मुझे तत्काल इसकी सूचना दी जाए। 7वें अभिलेख में ये क्या कहता है कि जो हमारी जनता है, हमारे जो लोग हैं, ये कहीं भी निवास करते हैं, कर सकते हैं, या एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। लोगों में प्रेम भाव होना चाहिए। ये नहीं कि ये फला आदमी वहां का आया है या ये वहां का आया है, इसको यहाँ नहीं निवास करना चाहिए। अशोक ने क्या कहा कि 7वें लेख में कि कहीं का भी निवासी हो, कहीं भी रह सकता है। 8वें अभिलेख में क्या कहता है कि जो भी हमारी जनता है वो धम्म यात्रा का शुभारंभ करे या धम्म यात्रा पर जाए। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में स्वयं धम्म यात्रा के लिए गया। सबसे पहले इसने शुरुआत कहां से की? ये बोध गया से किया। उसके बाद 9वें अभिलेख में, 9वें लेख में क्या कहता है कि जो हमारी जनता है या हमारे लोग हैं, ये नैतिक आचरणों का पालन करें, किसी की आलोचना ना करे या किसी को जो है प्रताड़ित ना करे, आदर सत्कार करे, ब्राह्मणों का ख्याल रखा जाए, उचित दान दिया जाए। इस प्रकार से अशोक जो है अपने 9वें लेख के माध्यम से जनता के बीच अपना संदेश पहुंचाता है। अशोक 10वें लेख में क्या कहता है कि जितनी हमारी जनता है वो यश और कीर्ति के चक्कर में ना पड़े, केवल अगर वो धर्म का ही पालन करे, धर्म के माध्यम से जीवन यापन करे, तो यश और कीर्ति जाहिर सी बात है स्वतः मिल जाएगी। 11वें अभिलेख में क्या कहता है कि धर्म क्या है? अशोक स्वयं से प्रश्न करता है कि धर्म है क्या, और स्वयं से उत्तर भी देता है। 12वें अभिलेख में क्या कहता है कि जो लोग हैं, जैसे अगर हमने जिसको राजकीय धर्म की घोषणा नहीं की कि बौद्ध धर्म राजकीय धर्म है, लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अनुसरण करें, लेकिन कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म की आलोचना ना करे और अपने धर्म की प्रशंसा ना करे। इस तरीके से लोग मेल मिलाप की तरह रहे, मिल मिला के रहे। अगर हम अशोक की बातों को आज के जीवन में पालन करें तो ये जितने भी दंगे फसाद या लोगों एक दूसरे से वैमनस्यता है, ये स्वतः समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से अशोक ने पहले ही भारत की एक अच्छी नींव रखने का प्रयास किया। 13वां शिलालेख हम लोगों को पहले से ही मालूम है कि 13वें शिलालेख में एक कलिंग के युद्ध के बारे में वर्णन करता है। 14वां शिलालेख जो इस अभिलेखों का जो आखिरी है लेख है, उसमें यह क्या कहता है कि लोगों को धर्म के हिसाब से, धर्म के आधार पर जीवन यापन करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेख में प्रथम लेख क्या है। प्रथम लेख इसमें कहता है पशु हत्या जो है निषेध किया जाए, पशु हत्या पर रोक लगे, कोई भी जीव हो उसको रोका जाए। द्वितीय लेख में क्या कहता है? द्वितीय लेख में यह कहता है कि चाहे पशु हो या मनुष्य हो, सभी का जो है चिकित्सा की व्यवस्था की जाए।
चिकित्सा की व्यवस्था की जाए, सभी को डॉक्टरी सुविधा मिलनी चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा लेख जो है ये अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष लिखाता है, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष लिखवाता है, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष लिखवाता क्या है, कहता कि हमारे जो अधिकारी हैं, जैसे अधिकारी में कौन से, प्रादेशिक, युक्त और रजुक, ये तीनों व्यक्ति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद लोगों के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, अर्थात राज्य का भ्रमण करेंगे और जनता को धर्म कार्य के लिए प्रेरित करेंगे। ये अपने तीसरे लेख में जो है अशोक कहता है। चौथे लेख में क्या कहता है, अशोक कहता है कि अब मैं स्वयं धम्म का पालन करेंगे, अर्थात कहता है कि अब भेरी घोष की जगह धम्म का पालन किया जाएगा, धम्म का पालन किया जाएगा। 5वें में क्या कहता है, 5वां लेख में कहता है ये अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म में महामात्र की नियुक्त करता है, धम्म में महामात्र की नियुक्त करता है, धम्म में महामात्र की नियुक्त करता है। धम्म महामात्र की नियुक्ति क्यों करता है, यह कहता है कि धर्म को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति का जिसके देख रेख में ही जो है धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। छठे लेख में क्या कहता है कि जनता का जो कार्य है, जनता के कार्य को तीव्र गति से किया जाए, अर्थात मैं कहीं भी रहूं, अगर जनता की कोई भी सूचना है तो मुझे दिया जाए। 7वां लेख में क्या कहता है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे, सभी लोग एक दूसरे जगह निवास कर सकते हैं, सभी लोग एक दूसरे जगह निवास कर सकते हैं। 8वां लेख में क्या कहता है, 8वां लेख में कहता है कि अब धम्म यात्रा की शुरुआत हो गई है। कब करता है धम्म यात्रा की शुरुआत, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष ये धम्म यात्रा की शुरुआत करता। कहां पहुंचता है, ये बोध गया से इसकी शुरुआत करता। हरी झंडी कहां से दिखाता है, ये बोध गया से हरी झंडी दिखाता है धम्म यात्रा की। 9वां लेख में अशोक नैतिक आचरणों की बात करता है। नैतिक आचरण का मतलब है, जैसे वो कहता था कि आप किसी दूसरे की आलोचनाएं ना करें, एक दान दे, ब्राह्मणों का आदर करें। 10वें अभिलेख में क्या कहता है, 10वां लेख में क्या कहता है कि आप यश और कीर्ति के चक्कर में मत पड़िए, यश और कीर्ति के लिए आप परेशान मत रहिए। आप क्या करिए कि केवल धम्म का पालन करिए, आपको यश और कीर्ति स्वतः ही मिल जाएगी। ये 10वें लेख में इसका उल्लेख करता है। 11वां लेख इसमें कहता है कि धम्म क्या है, अर्थात इसमें धम्म के बारे में वर्णन है। अशोक स्वयं से प्रश्न करता है कि धम्म क्या, और स्वयं ही जवाब देता है। 12वां लेख इसमें क्या कहता है कि एक दूसरे के समुदाय की आलोचना ना की जाए, एक समुदाय दूसरे समुदाय की आलोचना ना करे, कि आलोचना ना करे। 13वां लेख
सबको मालूम है, कलिंग का वर्णन है। 14वां लेख, इसमें जनता को धम्म के हिसाब से जीवन बिताने की प्रेरणा दी जाती है। जनता को धम्म के तरीके से जीवन यापन की प्रेरणा दी जाती है। अशोक के जो लघु शिलालेख हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। लघु शिलालेख, इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी है। अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी है, व्यक्तिगत जीवन की जानकारी है, जिसका अध्ययन हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया। जैसे हम एक उदाहरण आपको बताया कि जो लघु शिलालेख, जैसे मास्की का लघु शिलालेख, अशोक उसमें क्या कहा गया, बुद्ध शाक्य कहा गया। इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया लघु शिलालेख। अब हम देखते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख हमने पहले ही देख लिया, इनकी संख्या 7 है, संख्या 7 है। स्तंभ लेख में मुख्य रूप से, स्तंभ लेख में मुख्य रूप से धम्म एवं प्रशासनिक बातें लिखी हुई हैं, बातें लिखी हैं। स्तंभ लेख मुख्यतः 7 है। इसमें जो लिखा क्या गया है, इसमें धम्म एवं प्रशासनिक बातों का उल्लेख किया गया है। ये अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि में है, ये मुख्यतः जो है ब्राह्मी लिपि में है। स्तंभ लेख अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। पहला स्तंभ लेख, पहला दिल्ली मेरठ अभिलेख, दिल्ली मेरठ अभिलेख या स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ये मेरठ में अवस्थित था। फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली ले आया। फिरोज शाह तुगलक इसको उठवा के दिल्ली लेके आता है। दूसरा लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख, गढ़ का स्तंभ लेख। ये बिहार के चंपारण जिले में अवस्थित था, चंपारण जिले में अवस्थित था। इस लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ लेख है, इस पर जो है मोर का चित्र है, मोर का चित्र बना हुआ है, मोर का चित्र बना था। तीसरा है लौरिया अर्राज, ये भी बिहार के चंपारण जिले में अवस्थित है, बिहार के चंपारण जिले में अवस्थित है, चंपारण जिले में अवस्थित है। चौथा रामपुरवा स्तंभ लेख, यह भी बिहार में अवस्थित है, बिहार में अवस्थित है, बिहार में है। पांचवा प्रयाग स्तंभ, प्रयाग स्तंभ, ये इलाहाबाद में स्थित है। जिसको अकबर के शासन काल में, ये पहले कौशाम्बी में अवस्थित था। प्रयाग स्तंभ जो है ये पहले कौशाम्बी में था, कौशाम्बी में अवस्थित था। इसको क्या किया, अकबर के शासन काल में जहांगीर ने उठवा के इसको इलाहाबाद, अर्थात आजकल जो प्रयागराज है उसके किले में इसको रखवा दिया। इसको इलाहाबाद का स्तंभ भी कहते हैं, प्रयाग का स्तंभ भी कहते हैं। छठा दिल्ली टोपरा अभिलेख, दिल्ली टोपरा अभिलेख स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा अभिलेख ये हरियाणा के अंबाला जिले में, टोपरा जो है हरियाणा के अंबाला जिले में, अंबाला जिले में, अंबाला जिला है, टोपरा गांव है। ये स्तंभ लेख वहां पर अवस्थित था। फिरोज शाह तुगलक ने इसको उठवा के, फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली उठवा के लाया। यही एक ऐसा अभिलेख है, ये ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक के 7 स्तंभ लेख लिखे गए हैं।
इसी पर 7 स्तंभ लेख, 7 लेख लिखे हुए हैं। ये अशोक का अंतिम अभिलेख है, अशोक का अंतिम स्तंभ लेख है, अंतिम स्तंभ लेख है। बाकी सब पे, बाकी जितने भी हैं उस पे केवल 6 लेख लिखे गए हैं। अशोक के जो ये स्तंभ लेख लिखे गए हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि 7 स्तंभ लेख हैं, 7 स्तंभ लेख में से लिखवाया क्या? प्रथम लेख में अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष ये आज्ञा जारी करता है, आदेश जारी करता है कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, लोगों को ये मालूम हो जाए, जनता को ये मालूम हो जाए कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं सब धर्म का पालन करते हैं। दूसरे में लेख में इसने क्या लिखवाया कि जो धर्म है क्या, आज जनता भी जाने और कर्मचारी भी जाने, या हमारे जितने भी लोग हैं सबको ये मालूम होना चाहिए कि धर्म है क्या। तीसरे लेख में इसने क्या लिखवाया कि जो नैतिक आचरण है इसको उज्जवल किया जाए, इसको बढ़ावा दिया जाए, जैसे इंद्रियों पर अपने काबू किया जाए, इंद्रियां, मन, वचन और कर्म जो है ये इनको अच्छा बनाया जाए। चौथे लेख में क्या कहता है अशोक? चौथे लेख में क्या लिखवाता है कि अगर किसी को मौत की भी सजा दे दी गई हो, कि आपका आखिरी समय आ गया है, आपको मार दिया जाएगा, चौथे लेख में यह कहता है, जो स्तंभ लेख में लिखवाता है कि अगर किसी को फांसी दे दी गई हो, मृत्यु दंड दे दिया गया, उसको भी 3 दिन की मोहलत दिया जाएगा। लेकिन उसको यह नहीं ख्याल किया कि उसमें 3 दिन में उसके लिए और समस्या आ जाएगी। भाई जैसे किसी को अगर कह दोगे कि आप कल मर जाओगे, तो जाहिर सी बात उसको ज्यादा परेशानी है, उसको ज्यादा टेंशन हो जाएगी। लेकिन अशोक क्या करता है, उसमें लिखवाता है चौथे लेख में कि जो भी है उनको अगर मृत्यु दंड भी दिया गया तो उनको जो है 3 दिन की मोहलत दी जाएगी। 5वें लेख में अशोक अपने 5वें लेख में क्या करता है कि जो पशुओं का, या हम कह सकते हैं कि किसी की भी हत्या, जीवों की हत्या को रोक लगवाया। 6ठे लेख में क्या करता है कि जो सभी संप्रदाय हैं एक दूसरे की जो है आदर करें। और जो 7वां स्तंभ लेख इसी दिलीप टोपरा वाले पे ही लिख दिया गया है। अशोक अपने 7वें लेख में कहता है कि जो धर्म कार्य के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए या धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किए गए हैं, ये 7वें लेख में उनका उल्लेख करवाता है, उनका वर्णन करवाता है अपने 7वें लेख में। अब हम देखते हैं अशोक के गुहा लेख, अशोक का गुहा लेख। गुहा लेख संख्या कितनी है अभी हम पीछे ही देख लिए, संख्या जो है इनकी 3 है। अगर हम केवल अशोक की बात करें तब इसका पौध दशरथ था, उसने भी गुहा लेख बनवाया, किसके लिए? आदिवासी संप्रदाय के लिए बनवाया। ये जो गुहा लेख है ये कहां पर है? जो अशोक ने गुहा लेख बनवाया था ये कहां पर है? ये बिहार में है। बिहार में कहा? ये बराबर पहाड़ी पर, बराबर पहाड़ी, बराबर पहाड़ी पर अशोक का जो है गुहा लेख है। ये बराबर पहाड़ी को आजकल कहते हैं खिलवतक पर्वत, आजकल इसको कहते हैं खिलवतक पर्वत। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के, अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, 12वें वर्ष 2 गुफाओं का निर्माण, 2 गुफाओं का निर्माण करवाता। कौन कौन सी? विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, और दूसरा जो है सुदामा गुफा। अशोक अपने राज्याभिषेक के 19वें वर्ष, राज्याभिषेक के 19वें वर्ष, 19वें वर्ष उसी खिलवतक पर्वत या बराबर पहाड़ी पर ही एक गुफा का निर्माण करवाता है, उसको कहते हैं कर्ण चौपारा गुफा, कर्ण चौपार गुफा या कर्ण चौपारा गुफा। अशोक ने, ये अशोक जितने भी गुफाओं का निर्माण कराता किसको दान कर देता है? ये दान करता है किसको? आजीवक संप्रदाय को, आजीवक संप्रदाय को सारी गुफाएं जो है ये दे देता है, कहता है कि आप लोग इसका प्रयोग करिए। अब इसका पौत्र दशरथ आता है, अशोक का पौत्र दशरथ, उसने क्या देखा कि जब इसका पूर्वज अशोक गुफाओं का निर्माण करवाता तो उसकी भी चाहत हुई कि हम भी जो है गुफाओं का निर्माण करवाए। तो इसने भी क्या किया कि यहीं पर इसी बराबर पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण करवा दिया।
कौन कौन से गोपी, लोमहर्षि और बडहितिका गुफाओं का निर्माण करवाया गया। इसका पौत्र दशरथ ने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया, गुफाओं का निर्माण कर दिया। कौन कौन सी थी? गोपी, लोमहर्षि, बडहितिका। इन तीनों गुफाओं को जैसे अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान कर दिया, तो ये दशरथ ने भी क्या कहा कि हम भी आजीवकों को दान में दे देते हैं, आजीवकों को दान में दे दिया। आजीवक संप्रदाय को ये भी दान में मिल गई। गोपी, लोमहर्षि और बडहितिका जो गुफाएं दशरथ ने बनवाया था, अशोक का पौत्र है, ये जो है उसको दान कर देता है। गुहा लेखों की, ये जो गुहा लेख इनकी भाषा प्राकृत और लिपि जो है ये ब्राह्मी है, लिपि ब्राह्मी है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।